ये जो पेपर लीक है ना, ये बड़ा स्कैम है। ये 50-100 करोड़ का स्कैम नहीं है। तो यही पूछ रहे थे मैं आप लोग। 7-10 हजार करोड़ का स्कैम है। लीक जो किया जाता है प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, कहाँ कैसे? राजनीतिक लोगों के प्रेशर में। किस लिए एक्ट बनाया, इसको रोका जा सकता है तो कोई शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि अब हर जगह भ्रष्टाचार और षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। आईपीसी याद किए हुए है, कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लिए हुए है, वो जाकर के बता रहा है कि सबका इस देश पर सबका अधिकार है। तो क्या माना जाए, आप इलेक्शन में उतरेंगे अगली बार? हाँ, बिल्कुल उतरेंगे। सब लोग। चमार रेजिमेंट बहाल होनी चाहिए। चमार रेजिमेंट बहाल नहीं, चमार रेजिमेंट को बहाल कराएंगे। इसके साथ मजबूती से लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग गोरखपुर में हैं, साथ में भीम आर्मी के राष्ट्र अध्यक्ष जी से बगल में बैठे हुए हैं। आइए इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। तब बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया, धन्यवाद। पहली बात आपको बधाई देते हैं कि आप लोग के संघर्षों और आप लोग के कड़ी मेहनत का नतीजा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं संसद में पहुँच गया था। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जब फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा धीरे धीरे डाउन हो रही थी, तो उस समय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस विचारधारा को अडॉप्ट किया गया। ये पुरखों की विचारधारा है, इसको समझा। और आप ये समझ लीजिए, जो लोग विचारधारा के साथ चलते हैं वो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सम्मान जो है प्रत्येक कार्यकर्ता की गई मेहनत है, डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन का नतीजा है, महात्मा ज्योतिबा फुले के संघर्षों का नतीजा है। छत्रपति साहू जी महाराज ने जिस प्रकार से इस आंदोलन को सींचने का काम किया, ये उसी के संघर्ष का नतीजा है। सर जैसे इलेक्शन आने वाली है, री इलेक्शन आ रही है, आपके एक साथी पहुंच गए सांसद में। आगामी जो हो रहा है 27 में, आपका क्या उद्देश्य? आप भी वहाँ पे आपको अपने आप को वहाँ भी देखते हैं या जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, अगर अपने विचार व महापुरुषों की विचारधारा को स्थापित करना है, जैसे गुरु रविदास जी कहते हैं, चाहूँ ऐसा राज में मिले सबन कौन, छोट बड़े सब संग बसा रहता सभी पर्सन। और ये बहुत सारे वो हैं उनकी, जो संत कबीर की हैं, गुरु नानक देव जी की हैं, जो समानता वाली विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं, तो संसद विधानसभा पर कब्जा करना पड़ेगा। ठीक। भीम आर्मी का उद्देश्य लगातार आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करना है, और आज़ाद समाज पार्टी का उद्देश्य लगातार इस देश में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की कुर्सी को यहाँ के बहुजनों के प्रति समर्पित करना है। वह जो फुले साहब अम्बेडकर का आंदोलन है, उसको इस देश में स्थापित करना है। समता समानता का राज यहाँ पर लाना है। तो क्या माना जाए, आप इलेक्शन में उतरेंगे अगली बार? बिल्कुल उतरेंगे सब लोग। हमने क्या कहा, पूरे भारत का कोई चुनाव ऐसा नहीं होगा जिसमें आज़ाद समाज पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। भीम आर्मी पूरा सहयोग करेगी, लगातार चीज़ें खड़ी करने में, सामाजिक आंदोलन को बढ़ाने में वो भीम आर्मी कर रही है। मैंने बताया ना आपको, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव लड़ा जाएगा, कोई चुनाव छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र का सही मतलब हम अब अपने लोगों को बताएंगे, लोकतंत्र का सही मतलब क्या। अब लोकतंत्र जैसे लोगों को पता लगेगा कि जिसके पास आबादी ज़्यादा है, जिसके पास क्षमताएँ ज़्यादा हैं, जिसके पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, वो फिर भी लड़ रहे हैं, कि ऐसे लोगों का सत्ता में आना जरूरी हो गया। सर देखा गया कि आप लोग की सक्रियता बहुत ज़्यादा है, भीम आर्मी में सक्रिय है बहुत। पर क्या कारण है एट्रोसिटी बढ़ती जा रही है दलितों पर? ऐसा क्या हो रहा है सर? ये मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ कि एट्रोसिटी बढ़ रही है। एट्रोसिटी तो पहले से हैं और ज़्यादा हैं। अब तो एट्रोसिटी की जानकारी मिली है, जैसे जैसे भीम आर्मी का परिवार फैलता जा रहा है, कहीं कोई घटना होती है तो उसकी फ़ौरन जानकारी मिलती है, और जब जानकारी मिलती है तो मीडिया से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सबको सूचना करते हैं, तब वो जानकारी आप तक पहुँची है। वरना आप जाइए घूम क्षेत्रों में देखिए, जो पुराने साथियों से पूछिए कि एट्रोसिटी हो जाया करती थी और घर में चुपचाप मुंह दबा के हम लोग बैठ जाया करते थे। आज ऐसा नहीं है। आज मेरा कार्यकर्ता जो है ना, वो शेर की तरह जाता है। आईपीसी याद किए हुए है, कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लिए हुए है, वो जाकर के बता रहा है कि सबका इस देश पर सबका अधिकार है। एक गरीब की जान की कीमत भी इतनी है जितनी इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की है। इसलिए एट्रोसिटी बढ़ नहीं रही है। एट्रोसिटी तो पहले से है, अब एट्रोसिटियाँ निकल कर खुल कर जानकारी के माध्यम से बाहर आ रही हैं, तो सबको लग रहा है कि बढ़ रही हैं। गोरखपुर में जैसे आपका आगमन हुआ, तो मेन उद्देश्य क्या था गोरखपुर में? चुनाव को लेकर है कि अपनी पार्टी मजबूत करने? क्या आपके मेन उद्देश्य क्या है? जहाँ जहाँ भीम आर्मी है, भीम आर्मी एक बड़ा परिवार इस पूरे देश में है, और मेरा सदैव से ही ये रहता है कि मैं अपने कार्यकर्ता से जाऊँ मिलूँ। मैं समीक्षाएं खुद करता हूँ, ये मेरी आदत में शुमार है, और मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार इसी तरीके से बना रहूँगा। मैं यहाँ आया हूँ ये देखने के लिए कि भाई हमारे कार्यकर्ता कहीं निष्क्रिय तो नहीं हो गए हैं, निष्प्रभावी तो नहीं हो गए हैं, वो कहीं किसी के बहकावे में तो नहीं चले गए हैं। अब आया हूँ, देखूँगा कहाँ काम कितना हुआ है, क्योंकि हमारा उद्देश्य हर गाँव में हर शोषित वंचित पीड़ित के घर तक पहुँचने का है।
और वो तभी पूरा होगा जब हमारी पूरी टीम काम करेगी। और टीम को काम कराने के लिए टीम के मुखिया को सबसे पहले ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर टीम का मुखिया 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे 20 घंटे काम करेगा, तब जाकर टीम 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे काम करेगी। तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसलिए खुद हर जिले हर मंडल में जाऊँ। अभी इस मंडल 18 मंडल को लगातार मैं देखूंगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाऊँगा। तो सर जो अमूमन हो रहा है, जो यूथ तैयारी कर रहा है, यूथ आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तैयारी कर रहा है, फिर लास्ट मोमेंट में पेपर लीक होता है या हो जा, इस पर आपका क्या है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है सर आप लोग के पार्टी की? ये पहले समझिए आप, ये जो पेपर लीक है ना, ये बड़ा स्कैम है। ये 50-100 करोड़ का स्कैम नहीं है, यही पूछ रही थी मैं आप लोग। 7-10 हज़ार करोड़ का स्कैम है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके घर में दाल बनी है, मैं तो आपके पड़ोस में रहता हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि आपके घर में दाल है? जब तक आप नहीं बताएंगे। पेपर आता है, पेपर छपता है, पेपर छपने के बाद आता है, रखा जाता है, यानी कि प्रशासनिक सेवाओं में रहता है पेपर, प्रशासनिक अधिकारी के पास रहता है। उसे लीक जो किया जाता है प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, कहाँ कैसे? राजनीतिक लोगों के प्रेशर में। किस लिए? कि जब एक पेपर लीक होता है तो उसकी बोली करोड़ों में लगती है कि भाई इतने लाख, इतने वो चलता है, ठीक। और इसकी जानकारी कैसे लगती है, ये भी बड़ा, इसको भी आप समझिएगा कि पेपर लीक का पता कैसे लगता है। ना जाने कितने पेपर ऐसे होंगे जो लीक हुए जिनकी जानकारी नहीं लगी। जब पेपर खरीदा जाता है तो पेपर से होने वाला जो बेनिफिट है, पेपर से आने वाला जो इनकम है, वो कुछ लोग में बढ़ जाती है, कुछ लोग उसको नहीं ले पाते। और जो लोग नहीं ले पाते, जिनको जानकारी होती है, फिर वो शोर मचाता है कि पेपर लीक हो गया। फिर भारत की जनता को पता लगता है कि लीजिए पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया, पटवारी का पेपर लीक हो गया, संघ लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हो गया। तो इस बार इसको रोकने के लिए आप लोग क्या स्ट्रैटेजी कर रहे हैं सर? ये चीज़ पूरी बात, जब तक एक बात तो बताइए, जब तक यही नहीं समझ में आएगा कि भाई हो क्या रहा है, तो उसके कारण पे तो काम हो ही नहीं सकता। देखिए, पहले तो जनता को हर पेपर का वो रखना है, लोगों को हर उस पेपर का वो रखना है, अपनी एबिलिटी पहचाननी है कि भाई अगर हम इतने कैपेबल हैं और पेपर अगर लीक नहीं हुआ है तो अनकैपेबल लोग पास कैसे हो गए हैं। इसका लीगली एक्शन जो है ना, कुछ बुद्धिजीवी लोगों को करना पड़ेगा। दूसरा, देखिए प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में भी, जो व्यक्ति पेपर लीक करते हैं उनको सीधे, उनके लिए एक अलग से स्पेशल एक्ट बनाया जाए। इस देश के अंदर एक्ट बनाया जाए, वो एक्ट ऐसे प्रभावी हो जैसे SC/ST एक्ट होता है, इस तरीके से वो एक्ट प्रभावी हो। जो भी व्यक्ति उस पेपर लीक करने की प्रक्रिया में शामिल हैं, जांच करने के बाद कम से कम 10 से 15 साल की उनको सजा दी जाए, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, प्रशासनिक अधिकारी हो या आम पब्लिक का आदमी। तब ये काम चल सकता है। अगर ये सोचता है कि बिना एक्ट बनाए इसको रोका जा सकता है, तो कोई शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि अब हर जगह भ्रष्टाचार और षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। तो यही इसका एकमात्र तरीका। सर एक स्टेटमेंट आया था संसद में भाई का, चमार रेजिमेंट को लेके, तो चमार रेजिमेंट में काफ़ी विरोधाभास भी रहा कि चमार रेजिमेंट का गठन पुनः बाहर करने से जातिवाद का फैलाव होता। इसे आप कितना समर्थन करते हैं सर इस चीज़? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि चमार रेजिमेंट जो है वो किसी जाति की रेजिमेंट नहीं थी, उसमें सभी अछूत वर्ग के जो लोग थे अधिकतर उनकी रेजिमेंट थी, ठीक। दूसरा, कि जब देश में जातियों के नाम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री सब होते हैं, बड़े बड़े बैनरों पर जातियों के नाम लिखे जाते हैं, क्या जब देश में जातिवाद नहीं फैलता? बड़ा सवाल है। या तो बैनरों से नाम हट जाए, सब कुछ हट जाए। दूसरा, जाति की और भी रेजिमेंट है। तीसरा, कि इस पर प्रकाश जरूर, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि चमार रेजिमेंट को बैन क्यों किया गया था। चमार रेजिमेंट को बैन इसलिए किया गया था कि जब अंग्रेज़ों ने कहा, जब तो बर्मा से लड़कर के चमार रेजिमेंट के लोग आए, तो उन्होंने कहा अंग्रेज़ों से अब आपको लड़ना है, क्योंकि बलशाली लोग थे ना, तो अंग्रेज़ों से नहीं लड़े, उन्होंने हथियार लेकर के वो सुभाष चंद्र बोस के साथ शामिल हो गए थे। तब अंग्रेज़ों ने चमार रेजिमेंट को बैन किया था। तो मेंशन किया गया जैसे विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन की वजह से बंद किया गया, ऐसा डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण की वजह से चमार रेजिमेंट को बंद जो है ना, आप, मुझे लगता है कि उसको पढ़िए, पढ़े सर वहाँ पे। पढ़िए और उसकी डिटेल में जाइए, ठीक। मद्रास इन्फेंट्री थी, बॉम्बे इन्फेंट्री थी, ठीक। हाँ, सबसे पहले हमारे लोगों को सेवाएं सिर्फ इसलिए दी गई कि जब युद्ध होगा तो हम लोग जाएंगे, जिसको बंदी को गोली लगी होगी उसको उठा के लाएंगे, पानी पिलाएंगे। अब आप सोचिए, एक आदमी पूरी पोशाक पहनकर बंदूक लिए लड़ रहा है,
और एक आदमी एक पानी का वो चमड़े वाली गले में टांग कर जा रहा है, पानी पिलाता घूम रहा है। खतरा किसको ज़्यादा है? इसके हिस्ट्री में जब हम जाएंगे ना, तब हमें पता लगेगा कि हकीकत क्या है। चमार रेजिमेंट बहाल होनी चाहिए। चमार रेजिमेंट बहाल नहीं, चमार रेजिमेंट को बहाल कराएंगे, इसके साथ मजबूती से लड़ेंगे। ठीक। अब ये लोग जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जातिवाद फैलता है, ये फैलता है, फलाना फैलता है, टिकड़ा फैलता है, उनका जो शौर्य है भाई, चमार रेजिमेंट बढ़ेगी तो शौर्य लिखा जाएगा, उनका इतिहास पढ़ा जाएगा। भाई आप और मैं चमार रेजिमेंट करते रहे तो कितने लोग देखेंगे जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन जब संसद में उठेगी या उसका निर्माण होगा तो उसको भारत के साथ साथ विश्व भर के लोग पढ़ेंगे कि क्या है ये, कहाँ से आई, क्यों बैन हुई थी। तब उसकी सच्चाई सामने आएगी। और जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो एक बड़ा शौर्य निकल के सामने आएगा कि जहाँ कोई नहीं लड़ पाया वहाँ वो लोग जाकर के लड़े। इसलिए तो वो लोग नहीं चाहते कि इसको वो ये उठ करके बाहर आए। इसके पीछे एक बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी डिबेट का विषय है। और सर जो उपचुनाव हो रही है, उपचुनाव में इंडिविजुअली लड़ रहे हैं कि गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं 27 में? देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ लोग, हम नगीना अपने दम पर लड़े हैं, हम यहाँ भी अपने दम पर लड़ेंगे। ठीक। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि जो अगर हमारा कहीं कार्यकर्ता लड़ने वाला है, भीम आर्मी का या समाज पार्टी का या हमारे अन्य विंगों का, जिसने मेहनत की है, वो कहता है भैया मैं लड़ना चाहता, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी उसको लड़ाने की रहेगी। अब आगे समय देखा जाएगा क्या होगा। अभी तो जैसे आप यूथ के आइकॉनिक चेहरे हैं सर, मतलब पूरे देश भर में आपको जानते हैं, यूथ आपको फॉलो करता है, यूथ के लिए कुछ कहना चाहते हैं सर आप? देखिए भाई, यूथ के लिए तो एक ही संदेश है, नशे से दूर रहो। खास तौर से फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के जो लोग हैं, वो लोग नशे से दूर रहें। नशे से दूर रहेंगे तो इस विचारधारा को स्थापित किया जाएगा, शासन सत्ता स्थापित की जाएगी। और मेरे भाई, नशे में रहोगे तो अपने पूर्वजों के जो अपमान हुआ है उसे भूलो मत। बड़ा अपमान हुआ है पूर्वजों का, जब पढ़ा जाता है तो पता लगता है। तथागत बुद्ध, संत राजा, डॉक्टर अम्बेडकर इतने पढ़ने लिखने के बावजूद भी बड़ोदरा में से उनको घर में से उनका सामान बाहर फेंक दिया था, बाहर निकाल दिए गए थे। इतने पढ़े लिखने होने के बावजूद भी सोचो कि उन जैसे व्यक्ति अभी तक विश्व में पैदा नहीं हुए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे। एक तो उस अपमान को भूलो मत, अपमान का बदला नहीं लेना, लेकिन कम से कम जो सम्मान, जो हमारे महापुरुषों ने अपमान सह करके हमें सम्मान दिया है, उस सम्मान को स्थिर रखने के लिए तो कम से कम सोचो क्या करना है। तो इसलिए नशे से दूर हटो, शिक्षा की ओर ध्यान दो और बड़ी मजबूती से अपने इतिहास को पढ़ना शुरू करो। फूले साहब अम्बेडकर को पढ़ो, पेरियार, ललई सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, कांशीराम, फूले, इन सबको पढ़ने का प्रयास करो। जब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली एनर्जी इतनी आएगी कि गलत काम तो आपसे 1-2 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, समझे। तो जैसे वर्तमान में जैसे मौजूदा सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ सक्रिय है, बढ़ रही है, तो इस चीज़ के प्राइवेटाइजेशन को लेकर सर आप लोग की क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के सिर्फ एक ही बात है कि या तो प्राइवेट सेक्टर में हमारा रिजर्वेशन लागू किया जाए, वरना आप जाकर के देखिए मॉल खुल गए हैं। एक मॉल में आप घुसिए, चलते हैं अभी, देखिए शादी का पूरा सामान लेना वहीं से मिलेगा, दाल चावल हल्दी नमक मिर्च प्याज केले सेब कपड़े लत्ते सब वहाँ से मिल जाएगा। आप समझते क्या है ये? वो जो छोटा व्यापारी बैठा है ना आपकी नुक्कड़ की दुकान पर, आपके घर के पड़ोस में, जिससे आप जाते हो, बेटी की शादी है, भाई लाला जी बेटी की शादी है, 5,000 रुपये हैं, 20,000 का सामान दे दो, थोड़े थोड़े दे देंगे। तो लाला जी कहते कोई बात नहीं भैया ले जाइए। इन मॉलों ने वो प्रेम भाव ख़त्म कर दिया है। ये प्राइवेटीकरण जो है, ये छोटे व्यापारी का बड़ा दमन है। ये उस जातियों का जो जातियाँ बड़े पैमाने पर शोषित वंचित रही हैं उन, जैसे आपने सुना हमारे साथ में राष्ट्र भीम आर्मी के राष्ट्र जी ने अपनी बातें रखी, अपनी मेन उद्देश्य बताया गोरखपुर में क्या है, और जो यूथ को उन्होंने अपना संदेश दिया। और कुछ जानने के चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से अपील है कि दस्तक एक आवाज़ जो बहुजनों का चैनल है, जो शोषित वंचित गरीब वर्ग की आवाज़ उठाता है, इस चैनल को करें जिससे कि इस चैनल की रीच बढ़ सके और हमारे भाई को ऊर्जा मिल सके इस काम को मजबूती के साथ करने की। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।